मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 12 C++ के परिचय के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम C++ से रिलेटेड कुछ मुख्य जानकारियां जैसे कि कैरेक्टर सेट, टोकन्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। देखिए, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स को बनाते समय हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर सेट की बात कर रहे हैं, यानी कि वह सभी अक्षर जिनको हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय उपयोग करेंगे। तो देखिए, ये जो अक्षर होते हैं ये सब किसी निम्न या उच्च वर्णमाला अंक या विशेष चिन्हों से मिलकर बने होते हैं। इसे सारणी के थ्रू समझेंगे तो देखिए, वर्णमाला में आपके अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स A से लेकर Z तक, इसी तरीके से अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स A से लेकर Z तक आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंक है, गणितीय अंक 0 से 9, विशेष चिन्ह, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन, डायमेंशन साइन, इन सभी को भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वाइट स्पेसेस होती है जैसे कि ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, फॉर्म फीड, ये सभी आप अपने प्रोग्राम को बनाते समय उपयोग में लेते हैं। तो ये सभी आपके कैरेक्टर सेट हैं जिनके द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डेटा टाइप, यानी कि आंकड़ों के प्रकार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम करते हैं तो इसमें बहुत तरीके का डेटा आता है, यानी कि कोई गणितीय डेटा भी होगा, कोई अंग्रेजी का डेटा भी होगा, कोई अलग तरीके से चिन्हों वाला भी डेटा होगा। तो इन सभी को हमें क्या करना होता है, अलग अलग डेटा टाइप में स्टोर करना होता है। अब देखिए, ये जब डेटा टाइप है वह सब अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं और ये सभी डेटा टाइप एक जैसा मेमोरी साइज नहीं लेते हैं, यानी कि ये सभी अलग अलग तरीके का मेमोरी साइज लेते हैं अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में। अब देखिए, ये डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। ये जो डेटा टाइप है, कैर, इंट, डबल, ये सभी आपके डेटा टाइप से। कैर क्या करता है, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करता है, जैसे कि A, Z, M, K, ये सभी आपके कैरेक्टर में स्टोर होता है। फिर बात करें इंट की, यानी कि ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है, जैसे कि 11, 170, 174, ये सभी क्या है, आपके इंटीजर टाइप का डेटा है। फिर बात करें डबल डेटा टाइप की, तो डबल डेटा टाइप वह सभी अंक स्टोर करता है जो कि दशमलव के थ्रू स्टोर होते हैं, यानी कि जिनमें दशमलव आता है, जैसे कि 74.00 या फिर 91.05, ये सभी क्या है, आपके अंक हैं जिनमें दशमलव आ रहा है। तो ये सभी कहाँ पे स्टोर होंगे, डबल टाइप के डेटा टाइप में स्टोर होंगे। इसे हम एक सारणी से भी समझ लेते हैं। तो जब भी हम डेटा टाइप की सारणी की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये सारे डेटा टाइप आपकी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उपयोग में ले रहे होते हैं। तो कैर अभी हमने बात की थी, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करता है जिसकी रेंज -128 से लेकर +127 तक होती है। इसी की तरह बात करें तो इंट और शॉर्ट इंट की जो रेंज होती है वह -32768 से लेकर प्लस के 32767 तक होती है, यानी कि इस रेंज में अगर आप कोई डेटा लिखते हैं तो वह इंट या शॉर्ट इंट टाइप के डेटा टाइप उसमें डिक्लेरेशन दे सकते हैं। फिर बात करें लॉन्ग इंट की, तो जब आपको ज़्यादा बड़ी रेंज का डेटा लिखना हो तो आप लॉन्ग इंट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें रेंज आपकी -2147483648 से लेकर प्लस के 2147483648 तक कवर अप होती है। अब देखिए, ये तो आपके नॉर्मल अंक थे, लेकिन अगर हम दशमलव के अंकों की बात करें तो उसके लिए आप फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल जैसे डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं और इन सब की रेंज के अकॉर्डिंग ही आप अलग अलग डेटा टाइप उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लोट है वह सबसे छोटी रेंज है और जो लॉन्ग डबल है वह सबसे बड़ी रेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करते समय।
चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टोकन्स। तो जब भी हम टोकन्स की बात करते हैं, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे आप अंग्रेजी में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें शब्द जो होता है वह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इसी तरीके से टोकन्स सबसे छोटी इकाई मानी जाती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखिए ये जो टोकन्स हैं इनको 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स और चौथा है ऑपरेटर्स। तो इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो देखिए जब भी हम कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ और उपयोग पहले से ही C++ की लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया होता है। यानी कि जो इसका अर्थ है, उपयोग है, वह C++ भाषा में पहले से ही कहीं ना कहीं निश्चित किया गया होता है। जैसे ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, डबल, इंट, वाइल, डू, और इनमें से कोई भी शब्द अगर आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय उपयोग करते हैं तो यह आपके अर्थ या उपयोग के हिसाब से यूज़ में नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जो C++ की लाइब्रेरी है उसमें जो इनका अर्थ या उपयोग लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग इनका यूटिलाइजेशन होगा, इसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। जब जिस वर्ड की ज़रूरत हो उसी वर्ड का हमें उपयोग उस जगह पे करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आइडेंटिफायर्स। जब भी हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, यह विभिन्न तत्वों जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और सिंबॉलिक कंस्ट्रक्टर नेम, इन सभी को बनाने के लिए हम आइडेंटिफायर का उपयोग करते हैं। अब देखिए जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो इसके कुछ नियम भी होते हैं। तो ये जो नियम है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे तो जो उसका पहला अक्षर होता है, यानी कि प्रथम अक्षर होता है, वह हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का ही होना चाहिए। यानी कि A से लेकर Z तक कुछ भी लेटर आप उपयोग में ले सकते हैं उसका फर्स्ट अक्षर बनाते समय। फिर बात करें कि जो उसके बाकी के अक्षर होते हैं वह सब आपके अंग्रेजी वर्णमाला या अंक या कोई विशेष चिन्ह जैसे कि अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि प्रथम अक्षर के अलावा जो बाकी के अक्षर हम उसमें उपयोग करेंगे उसमें से ये तीनों के कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वह कोई नंबर हो, चाहे वो कोई अंडरस्कोर हो। इस तरीके से हम उनका कॉम्बिनेशन डाल के वह आइडेंटिफायर बना सकते हैं। अब देखिए जो आइडेंटिफायर है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वह 31 होनी चाहिए। यानी कि वह केवल 31 अक्षर, अंक या चिन्हों से मिलकर ही बना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होते ही आइडेंटिफायर में एरर आने लग जाएगी। तो यह क्या है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफायर बनाते समय इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है लिटरल्स। तो जब भी हम लिटरल्स की बात करते हैं यानी कि हम एक तरीके से डेटा आइटम्स की बात कर रहे होते हैं जिनका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर होता है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वह कभी भी चेंज नहीं होती है। अब देखिए ये जो लिटरल्स हैं इन्हें हम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो कांस्टेंट्स हैं ये 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट और चौथा है फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। तो जब हम इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं यानी कि यह अंकों से मिलकर बना होता है और इसमें कोई दशमलव नहीं आता है। और इस इंटीजर कांस्टेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डेसिमल, दूसरा है ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल। तो जब हम डेसिमल की बात करते हैं इसमें 0 से लेकर 9 अंक आते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल, ये 10 अंक हो गए। तो इसका बेस क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। इसी तरीके से हम बात करें ऑक्टल की तो इसमें 0 से लेकर 7 अंक आते हैं। तो टोटल कितने अंक हो गए, ये 8 अंक हो गए, इसलिए इसका बेस कितना बन गया, 8 बन गया। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो इसमें आते हैं 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक। तो टोटल आपके कितने हो गए, इसमें 16 हो गए। तो ये है इसका बेस कितना बन जाता है, 16 का बन जाता है। देखिए जो हेक्साडेसिमल है इसमें जो आपके अंक 10 से लेकर 15 तक होते हैं इन सभी को हम A से लेकर F तक डिफाइन करते हैं। यानी कि A B C D E F
10, 11, 12, 13, 14, 15 की मान बता रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो डेसिमल नंबर्स हैं वे 972, 327, 67, इसी तरीके से ये जो ऑक्टल नंबर्स है वो 02, 027, 077, इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर्स, डेसी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स बनाते हैं। तो देखिए हेक्साडेसिमल नंबर में 0 इंटू एफ यूज़ किया गया है, तो एफ किसका मान है यहाँ पे 15 का मान है। तो इस तरीके से आप कोई हेक्साडेसिमल नंबर इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत बना सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट की, जो कि है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जब भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, यानी कि इसमें एक ही अक्षर, अंक या चिन्ह को हम किसी एकल कोट यानी कि सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अब देखिए ये जो सिंगल कोट है वह कैसे लिखा गया है, ये देखिए A5V $, ये सभी किसमें है, सिंगल कोट्स में है। तो इस तरीके के कांस्टेंट को हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं और इसके लिए हम सिंगल कोट्स का उपयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। तो कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम बैकस्लैश का यूज़ करते हैं तो ये बैकस्लैश के साथ प्रिंट नहीं होते हैं, इनका अर्थ चेंज हो जाता है और ये किसी कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। तो पहला तो है टी, अस टी के साथ हमने क्या उपयोग में लिया है, ये बैकस्लैश उपयोग में लिया है, जिसका मीनिंग हॉरिजॉन्टल टैब हो जाता है। इसी तरीके से ये जो एच है, इसके साथ अगर आप ये बैकस्लैश उपयोग में लेंगे तो इसका मीनिंग न्यू लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके कुछ कांस्टेंट्स हैं, अगर उनको आप बैकस्लैश के साथ उपयोग करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये प्रिंटिंग के उपयोग में ना लिए जाते हैं, यह किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए उपयोग में ले लिए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले कांस्टेंट की, जो कि है फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो जब भी हम फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, इसमें दशमलव आता है, यानी कि जिन अंकों में भी दशमलव आता है उस तरीके के कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 0.96, 872.127, 1.767, 6E +10, तो ये सभी आपके क्या हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कांस्टेंट की, जो कि है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जब भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, यह एक या एक से अधिक अक्षर, चिन्ह, अंकों को मिलाकर डबल कोट में लिखा जाता है। इस तरीके के कांस्टेंट को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए ये जो होम लोन लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स में लिखा गया है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर लिखा गया है, ये भी डबल कोट्स में लिखा गया है। ये 45 × 12 ये एक स्ट्रिंग की तरह है, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी, इसको एक स्ट्रिंग की तरह देखा जाएगा, जो कि डबल कोट्स के अंतर्गत लिखा गया है। तो देखिए ये तो थे आपके कांस्टेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पंक्चुएटर। तो जब भी हम पंक्चुएटर की बात करते हैं, यह एक विशेष चिन्ह होता है जिसका उपयोग कोड की संरचना या फिर उसको समझने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो पंक्चुएटर्स होते हैं, ये अलग अलग चिन्ह होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है आपका ब्रैकेट। तो जब भी हम ब्रैकेट की बात करते हैं, इस ब्रैकेट को हम सिंगल या मल्टी डायमेंशनल एरे में उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके के ब्रैकेट को जब भी हम कोई एरे डिक्लेरेशन करेंगे तब हम इसका उपयोग लेंगे, चाहे वह सिंगल एरे हो चाहे वह मल्टी डायमेंशनल एरे हो। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्चुएटर की, जो कि है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के लिए हम कुछ इस तरीके का साइन उपयोग में लेंगे, और ये जो पैरेंथेसिस होता है वह किसी फंक्शन कॉल में या किसी फंक्शन पैरामीटर में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट पंक्चुएटर की बात करें तो ये तो है हमारा ब्रेसेस। ये जो ब्रेसेस होता है, ये 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स के संचालन के लिए हम उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं तब हम इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करते हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पंक्चुएटर की, जो कि है सेमीकोलन। तो यह जो सेमीकोलन होता है, यह किसी भी स्टेटमेंट के अंत में लगाया जाता है ताकि ये बताया जाता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इस तरीके से हम सेमीकोलन वाले पंक्चुएटर का उपयोग करते हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्चुएटर की, जो कि है कॉमा। तो जब भी हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस कॉमा ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए यह है कॉमा पंक्चुएटर हम
यूज करते हैं। फिर बात कर लेते हैं एस्ट्रिक की। तो जब भी हम इस तरीके का पंक्चुएटर यूज करते हैं तो या तो हम कोई पॉइंटर डिक्लेरेशन कर रहे हैं या फिर किसी दो नंबर में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यानी कि गुणा कर रहे हैं, तो इस तरीके का हम साइन उपयोग में लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्चुएटर की, जो कि है इक्वल साइन। तो देखिए ये जो इक्वल साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू हम किसी आइडेंटिफायर में अगर असाइन कर रहे होते हैं तो इस तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर का या इक्वल साइन का हम उपयोग करते हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन, जो कि है हमारा पाउंड साइन। तो ये जो पाउंड साइन होता है ये हमारी प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव्स में इस्तेमाल होता है, जो कि लाइब्रेरी में किसी भी तरीके की फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑपरेटर्स। तो जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं ये किसी भी गणना करने वाले कार्य में उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए हम कुछ प्रतीकों का, कुछ चिन्हों का भी उपयोग करते हैं। तो देखिए इन प्रतीकों को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला है इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है यूनरी ऑपरेटर, फिर है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर्स। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं यहाँ पे कोई भी संख्यात्मक गणना जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना किया जाता है, तो ये सभी आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे सारणी के थ्रू भी समझा रखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये सभी इसके मीनिंग्स है। अब देखिए ये उदाहरण दे रखा है, तो यहाँ पे ए में 15 नंबर दिया गया है तो ये नंबर ए में चला गया। इसी तरीके से बी में आपका 12 नंबर दिया गया है तो बी में 12 चला गया। अब यहाँ पे ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो ए में कितनी वैल्यू थी, 15 थी, और बी में कितनी वैल्यू थी, 12 थी। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 27 आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम 15 और 12 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर। तो जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं इसका उपयोग दो मानों की तुलना में लिया जाता है। देखिए ये सारे इसके ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि यह ऑपरेटर है आपका लेस देन ऑपरेटर, फिर आपका लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो देखिए जब भी आपको दो नंबरों को अगर कोई तुलना करनी होती है तो इसके लिए आप इस तरीके से ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लेस देन साइन का उपयोग किया है, 15 लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 15 छोटा है और 20 बड़ा है, तो इस तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर, हम इस तरीके से उपयोग में लेते हैं किसी भी दो नंबर्स को तुलना करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं यहाँ पे दो ऑपरेंड पर तार्किक व तुलनात्मक कार्य किया जाता है। अब देखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वे तीन होते हैं, एंड, और नॉट, और इनके जो सिंबल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, डबल एंड और डबल इस तरीके का साइन लगाया जाता है, और ये नॉट का साइन है। अब देखिए इन सब की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे जब हम एंड की बात करते हैं तो इसमें दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू आएंगे तभी आपका जो आंसर है वह ट्रू आएगा। अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी फॉल्स आता है तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा। फिर बात करें और ऑपरेटर की, तो इसमें से दो ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए, तो आपका हमेशा ही आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों ऑपरेंड फॉल्स होते हैं उस ही केस में यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा। फिर बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, तो इसमें जो ऑपरेंड अगर ट्रू आता है तो इसका जो आंसर है वह फॉल्स होगा, अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो इसका जो आंसर है वह ट्रू आएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट परिणाम के लिए हम यहाँ पे नॉट का उपयोग करते हैं। तो ये तो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर की। तो जब भी हम यूनरी ऑपरेटर की बात करते हैं यह एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है, और दो तरीके के यूनरी ऑपरेटर इसमें होते हैं, यूनरी प्लस ऑपरेटर
और यूनरी माइनस ऑपरेटर। अब देखिए इसका जो उदाहरण है इसको ढंग से समझेंगे तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है वेर नाम से और उसमें वैल्यू क्या दी गई है 20। अब देखिए ये जो वेर वेरिएबल है अगर इसको हम माइनस का लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफकोर्स इसकी वैल्यू -20 की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूनरी ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटर अपने दाएं भाग के वैल्यू का मूल्यांकन करके बाएं भाग की और जो चर या वेरिएबल लिखा होता है उसमें उस वैल्यू को असाइन करता है। देखिए इस उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे एक वैल्यू लिख रखी है 12 और लेफ्ट साइड पे एक चर यानी कि वेरिएबल लिख रखा है जो कि है x। अब इस x में क्या वैल्यू चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी 12। तो जब भी इस तरीके से इसमें वैल्यू जाएगी तो ये किस तरीके से दिखाई देगा मेमोरी में, ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसका नाम क्या हो जाएगा x। यानी कि इस तरीके के बॉक्स में जो जिस बॉक्स का नाम x है और उस बॉक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 12 की वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से यहाँ पे जो टोटल है, टोटल में यहाँ पे कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर दे रखा है प्लस का। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 26। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 26 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। तो जब हम कंडीशनल ऑपरेटर की बात करते हैं इसे हम टर्नरी संकारण भी कहते हैं और ये 3 ऑपरेंड का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए 3 ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। अब देखिए जो एक्सप्रेशन 1 है वह क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है यानी कि इसमें कोई कंडीशन लिखी जाती है। अगर इस कंडीशन का मान सही होता है तो ये वैल्यू किसकी ले लेता है, एक्सेप्शन 2 की, जब इसकी वैल्यू ट्रू होती है। तो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स रहती है तो ये किसकी वैल्यू ले लेता है, एक्सेप्शन जो एक्सप्रेशन 3 है उसकी वैल्यू ले लेता है। तो इस तरीके से कंडीशन काम करती है यानी कि ट्रू के समय पे एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू लेगी और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स आती है तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू लेगी। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 कार्य करेगा उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो देखिए इसमें भी देखिए मान ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 का मान स्टोर होगा, अगर वैल्यू फॉल्स है एक्सप्रेशन 1 की तो इसमें एक्सप्रेशन 3 का मान स्टोर होगा। इसे एक उदाहरण से समझेंगे तो देखिए इसमें ये जो a है वह 5 है, b है जो 9 है। अब यहाँ पे a को ग्रेटर देन कर रखा है b से, यानी कि जो 5 है वह बड़ा है क्या 9 से, नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इसमें ये b की वैल्यू आ जाएगी यानी कि जो c है इसमें कौन सी वैल्यू असाइन कर देगा, ये 9 वैल्यू असाइन कर देगा क्योंकि फॉल्स होते समय यह एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू इसमें असाइन करेगा। तो इस तरीके से ही हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। अब हम सबसे लास्ट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो कि हमारा कॉमा ऑपरेटर। जब भी हम कॉमा ऑपरेटर की बात करते हैं इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स को वैल्यू देनी होती है तो हम कॉमा ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे A, B, C 3 तरीके के ऑपरेटर्स यहाँ पे ऑपरेंड्स लिखे गए हैं और यहाँ पे कॉमा का उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वह 3 असाइन की जा रही है यानी कि इस B में 3 वैल्यू आएगी, इसी के साथ इस B में जो वैल्यू होगी वो आपको A में मिल जाएगी यानी कि 3 में A में भी 3 और B में भी 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब देखिए जो 4 है ये 4 आपका किस में जा रहा है, C में जा रहा है और ये 4 आप किसके बाद डिक्लेयर हुआ है, कॉमा ऑपरेटर के बाद ये उपयोग में लिया गया है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को अगर हम एक समय पे वैल्यू दे रहे होते हैं तो इसके लिए हम इस तरीके का कॉमा ऑपरेटर उपयोग में लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है साइज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर कितना साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए जब किसी वेरिएबल कांस्टेंट के आकार का मूल्यांकन करना हो तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, कैर पढ़ा था, इंट पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, तो इन सबके हम क्या देखेंगे, मेमोरी साइज कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं साइज ऑफ कैर, तो ये कितना 1 बाइट उपयोग में ले रहा है इसलिए इसका आंसर 1 आ रहा है।
फिर बात करें साइज ऑफ इंट, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू के लिए हम जो डेटा टाइप लिखते हैं इंट, वो कितना मेमोरी में साइज लेता है, वह 2 बाइट्स लेता है। इसी तरीके से फ्लोट अगर हम डेटा टाइप देखें तो वह कितने साइज लेता है, वह 4 बाइट्स का साइज आपकी मेमोरी में उपयोग में लेता है एक बार के डिक्लेरेशन में। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यहाँ पे हम उन सभी चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं या उन सभी चिन्हों के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं जिस अनुक्रम में हम उन चिन्हों को सॉल्व करते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होने पर हमें ये निर्धारण करना होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इस तरीके से आपके सारे ऑपरेटर्स दिए गए होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले कोई ब्रैकेट्स होगा तो वह एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या परसेंटेज दे रखा है तो इस तरीके से आपके ऑपरेटर्स परफॉर्म होंगे। और थर्ड प्रायोरिटी पे आप प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स को परफॉर्म करोगे। यानी कि अगर कोई आप कैलकुलेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस परफॉर्म करेंगे और फिर प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स का, ऑपरेशंस का परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है या उनका जो ऑर्डर है उस तरीके से इसको उपयोग में लेंगे और किसी भी सम को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।